गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की, और एमए फाइनल के अंदर हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट था क्लाइमेटोलॉजी। उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वायुमंडलीय परिसंचरण का। वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में हम बात कर रहे थे। एक टॉपिक था, इसमें सब टॉपिक प्रचलित पवन। प्रचलित पवन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था पहला व्यापारिक पवन का। दूसरा जो सब टॉपिक है प्रचलित पवनों में, पछुआ पवन। पछुआ पवनों के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किस दिशा में जाती है। डायरेक्शन की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, देखिए ये जो डायरेक्शन है उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखिए एक विशेषता प्रकट होती है कि जो पछुआ पवनें होती हैं, उन पछुआ पवनों के कारण महाद्वीपों के किस भागों में वर्षा होती है। एक स्टेटमेंट आता है, पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देखिए कैसे होती हैं। ये एरिया मान लीजिए महाद्वीप का है, और ये एरिया महासागर का है। ठीक है, यहाँ जल ही जल है। अब देखिए यहाँ से इस एरो को हम यहाँ पर विस्थापित करेंगे, इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो महासागरीय क्षेत्र है, इस महासागरीय क्षेत्र से ये पवन क्या करेगी? नमी धारण करेगी। क्या करेगी? नमी धारण करेगी। इस क्षेत्र से नमी धारण करने के बाद में जैसे इसको महाद्वीपीय क्षेत्र मिलता है या इसको स्थलीय भाग मिलता है, उस स्थलीय भाग में क्या करता है ये पवन नमी जो धारण किए हुए हैं ये वर्षा के रूप में यहाँ पर विस्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होगी? वर्षा होगी। अब देखिए महाद्वीप का ये क्षेत्र कौन सा है? देखिए इसी प्रकार से है। इस महाद्वीप को मैं यहाँ पर इस प्रकार व्यवस्थित कर देता हूँ, तो ये सिंबल आता है W का। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है? पश्चिमी भाग का है। तो इससे हम स्पष्टतः समझ सकते हैं कि महाद्वीपों के पछुआ पवनों के कारण किस भागों में वर्षा होती है? पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। और इस प्रकार के कई क्षेत्र हैं, जैसे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसी प्रकार से क्या होती है? पछुआ पवनों से ही वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी विशेषता भी पछुआ पवनों के संदर्भ में पढ़ते हैं हम। जिस प्रकार से हमने व्यापारिक पवन का अध्ययन किया, उसके साथ में इसकी तुलना की गई है
कि व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछवा पवनें अधिक प्रचंड होती हैं। क्या होती हैं? व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछवा पवनें क्या हैं? तेज गति से चलती हैं। अधिक प्रचंड का मतलब क्या है? तेज गति से प्रवाहित होती हैं पछवा पवनें। ठीक है। और पछवा पवनों के साथ साथ में पछवा पवन जो है वो ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु के संपर्क में आती हैं। ये गर्म वायु इस ठंडी वायु के संपर्क में आती हैं और संपर्क में आने के कारण ये जो कन्वर्जेंस जोन है जहां पर इनका मिलन होता है वहां पर क्या बनता है? एक फ्रंट बनता है। क्या बनता है? वतागर बनता है। और वतागर किसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं? चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए वतागर सहायक होते हैं। तो किस एरिया में बनता है ये? शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में बनता है। इसलिए ये चक्रवात किस प्रकार का हुआ? शीतोष्ण चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पछवा पवनों के कारण चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों बनते हैं। और दोनों की दिशा की बात करते हैं तो दिशा क्या होगी इनकी? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में चलते हैं ये? पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। ठीक। अब देखिए व्यापारिक पवनों के साथ में पछवा पवनों की तुलना की है। अब हम पछवा पवनों की तुलना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में करेंगे। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनें अधिक प्रचंड व व्यवस्थित होती हैं। ये स्टेटमेंट हैं। अब देखिए कारण क्या हो सकता है? भाई उत्तरी गोलार्ध में ये तेज गति से नहीं चलती हैं। किसकी अपेक्षा? दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक व्यवस्थित है और प्रचंड भी है। क्यों है? रीजन क्या है? रीजन देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। जलीय भाग की अधिकता के कारण क्या इफेक्ट होता है? देखिए स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? उबड़ खाबड़ मिलेगा।
मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे कहीं पर ऊंचाई अधिक होती है, कहीं पर गहराई अधिक होती है, इस प्रकार से ये स्थलीय भाग मिलता है। लेकिन जलीय भाग की बात करेंगे वो आपको इक्वल मिलेगा, लगभग समतल मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे जो घर्षण बल है आपका, जब हमने पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा था घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो क्या होगा, जलीय भाग में कम लगेगा और घर्षण बल प्रभावित पवनों को कम करेगा, तो पवनों की जो गति है वो क्या रहेगी, तेज रहेगी। अगर घर्षण बल अधिक है तो पवनों की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद गति हो जाती है। ठीक है, तो घर्षण बल के कारण क्या है, ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अधिक प्रचंड है और तेज गति से चलती हैं। चलिए कैसे चलती हैं, इनको दक्षिणी गोलार्ध में संज्ञा दी गई है। जब ये तेज गति से चलती हैं तो इनको संज्ञा दी गई है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध की पेटी की बात करती हैं 30-35 डिग्री साउथ से लेकर 60-65 डिग्री साउथ तक। इन अक्षांशों के बीच में किसका प्रभाव रहता है, पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। ऐसा ही रहता है उत्तरी गोलार्ध में, ऐसा ही उत्तरी गोलार्ध में रहता है। हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसा से संबोधित कर दिया है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं पछुआ पवनों को क्या कहती हैं, देखिए 40 डिग्री अक्षांश पर भी कुछ संज्ञा दी गई है, 50 डिग्री अक्षांश पर भी कुछ संज्ञा दी गई है और 60 डिग्री अक्षांश पर भी कुछ न कुछ इनको कहा गया है। जो 40 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश है, याद रखना 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवनों को गरजती चालीसा किस नाम से संबोधित किया गया है, गरजती चालीसा, क्योंकि इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है इसलिए 40 डिग्री के आसपास इनको क्या कहा जाता है, ये गरजती चालीसा के रूप में चलती हैं। ठीक है, और 50 डिग्री अक्षांश के आसपास इसको कहा जाता है प्रचंड पचासा। क्या कहा जाता है, प्रचंड पचासा कहा जाता है पछुआ पवनों को। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास इनको कहा जाता है चीखती साठा। चीखती साठा कहा जाता है पछुआ पवनों को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विशेषताएं हैं पछुआ पवनों के संदर्भ में हमने देखी हैं। एक विशेषता और आती है कई बार, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली पवन। अब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की बात करेंगे तो देखिए पृथ्वी के संदर्भ में 0 डिग्री, 30 से 35, 60 से 65 और ये ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर क्या होता है, उच्च अक्षांश होता है और नीचे क्या होता है, निम्न अक्षांश होता है। यहाँ से ये व्यापारिक पवन आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब उच्च से निम्न की ओर आ रही है। ध्रुवीय पवनें हैं उच्च से निम्न की ओर आ रही है, लेकिन पछुआ पवनें हैं
वो निम्न से कहाँ जा रही है, उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। इसलिए ये संज्ञा दी गई है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर या गर्म प्रदेशों से गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर चलने वाली प्रचलित पवन, कौन सी पवन, प्रचलित पवन कौन सी होती हैं, पछुआ पवन होती है। कौन सी होती हैं, पछुआ पवन होती है। ठीक है, ये हमने पछुआ पवनों के संदर्भ में देखा है। ठीक, अब देखिए लास्टली हमारा रह गया है ध्रुवीय पवनों के बारे में। ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में देखेंगे तो देखिए इनकी जो दिशाएं हैं वो दिशाएं कैसी होती हैं, व्यापारिक पवन के जैसी होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ये इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, ये इस प्रकार से मुड़ जाती हैं और मुड़ने के कारण इनको कौन सी पवन कहते हैं, पूर्वा पवन कहा जाता है। ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं, पूर्वा पवन। और ये क्यों मुड़ती हैं इतनी ज्यादा, क्यों मुड़ती हैं, क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल की अधिकता होती है। आपने देखा विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल न्यूनतम और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल क्या पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है। और कोरियोलिस बल के कारण ये क्या है, इतनी ज़्यादा मुड़ जाती हैं कि इनकी जो दिशाएं हैं वो किस प्रकार से प्रतीत होती हैं, इनकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। और जहाँ पवन की उत्पत्ति होती हैं वहीं से उसका क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। पूर्व से हो रही हैं तो इसको क्या कहने लगे, पूर्वा पवनें कहने लगे। इस पवन की विशेषता की बात करते हैं तो ध्रुवीय पवनें ठंडी होने के कारण शुष्क होती हैं और इनमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती हैं। क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है जो प्राथमिक परिसंचरण था हमारा, उसके अंतर्गत हमने देख लिया ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में। ठीक है, तो पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन दोनों के बारे में हमने देख लिया है। अब बात करेंगे हम द्वितीयक परिसंचरण के बारे में। द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो सामयिकी पवनें थी जिनको पीरियडिक विंड्स बोला जाता है उनकी बात करेंगे। सामयिकी पवनों का अर्थ क्या है, समय के अकॉर्डिंग जो पवनें चलती हैं, जैसे ऋतु के समय या एक ग्रीष्म ऋतु के समय, शीत ऋतु के समय किस प्रकार से पवनें चलती है, या हम बात करते हैं दिन के समय में और रात के समय में।
पर्वतों पर और घाटी में किस प्रकार की पवनें चलती हैं, इनका उल्लेख हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।